नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड पावर स्टडी पे। दोस्त, आज का जो हमारा सेशन है एनसीईआरटी 90s केमिस्ट्री का है। इसमें कुल मिला के 4 चैप्टर है। दोस्तों, आजकल के एग्जाम में एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी के सीरीज़ का हमने शुरुआत किया है, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम जैसे कि ग्रुप डी, रीट, सीटेट, रेलवे एंड एसएससी एंड अदर एग्जाम जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं में काफ़ी मददगार साबित होंगे। दोस्तों, इस सेशन को शुरू से लास्ट तक अगर पढ़ लेने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इस सेशन में छोटी से छोटी बातों को भी शामिल किया है। और बहुत जल्द ही है ना, आप लोग को इस चैनल पे 6 से लेकर 12 तक का जो है आपका एनसीईआरटी साइंस के वीडियो अपलोड हो जाएंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो चलिए आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और मेरा जो पहला टॉपिक जो है 90s का जो केमिस्ट्री का, वह हमारे आसपास के पदार्थ यानी पदार्थ के बारे में हम जानेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार जो पदार्थ हैं किसे कहते हैं? इस विश्व में सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? पदार्थ नाम दिया है। जैसे पत्थर, बादल, तारे, पौधे, ये सब क्या है? पदार्थ के अंतर्गत आ जाते हैं, पदार्थ के उदाहरण हैं। आप इस तरीके से ही बता सकते हैं कि विश्व की वे सभी वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देख लेते हैं सही वस्तुओं का क्या होता है। द्रव्यमान होता है तथा आयतन होता है। ये बातें भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सही वस्तु में क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बातें हैं। फिर देख पंच तत्व के बारे में, है ना। हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलके बना है, जिसमें आपका क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, है ना। यानी कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, है ना। इन सब चीज़ों से मिलके क्या बना है? हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। आगे हम देख लेते हैं पदार्थ जो है कणों से मिलके बना होता है। जितने भी पदार्थ हैं किससे मिलके बना होता है? कण से ही मिलके बना होता है। पदार्थों और कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होती हैं, कुछ कुछ गैपिंग होता है। उसी के आधार पे क्या होता है? आपका डिफाइन होता है कि कौन सा पदार्थ जो है आपका सॉलिड है यानी कि ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है। जैसे कि अगर अणु के बीच में जो है गैप अगर कम है तो क्या हो जाएगा? आपका ठोस हो जाएगा। अगर अणु के बीच में अगर गैप ज़्यादा है पदार्थ के अणु के बीच में तो क्या हो जाएगा? आपका वो गैस में हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हम डिफाइन कर पाते हैं। क्या होता है? दो भिन्न पदार्थों के कणों को का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? आपका विसरण कहलाता है। जैसे कि दूध और पानी का मिश्रण क्या कहलाता है? दो भिन्न पदार्थ है और स्वतः ही मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, इसको कोई प्रक्रिया नहीं करवाना पड़ता है। तो किसका उदाहरण है? विसरण का उदाहरण है। विसरण को आप इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, है ना। जैसे कि ठोस, द्रव या गैस के अणुओं को अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना क्या कहलाता है? आपका विसरण कहलाता है। यानी जो भी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में है उससे कम चीज़ जो है उस तरफ फैलना क्या कहलाता है? आपका विसरण कहलाता है। जैसे कि अगर एक घर में अगरबत्ती को अगर जला दिया जाता है तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है? वो जो है पूरा घर में, है ना, उसका सुगंध जो है फैल जाता है। तो किसके अंतर्गत, उदाहरण के अंतर्गत आ जाता है? तो विसरण के उदाहरण के अंतर्गत चीज़ें आ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं पदार्थ को कितनी अवस्था में बांटा गया है। तो पदार्थ के कुल मिला के जो हो जाता है 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। गर्म करने पे क्या होता है? विसरण तेज हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि गर्म करने पे क्या हो जाता है? विसरण तेज हो जाता है। आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रुप डी में कि गर्म करने में विसरण क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। पदार्थ को कितने अवस्था में बांटा गया है? ठोस, द्रव और गैस, है ना। ठोस अवस्था में क्या होता है? इसमें क्या होता है? आपका निश्चित आकार होता है, प्लस में स्थिर आयतन होता है ना। आयतन भी निश्चित होता है और नगण्य संपीड़ितता जो है पाई जाती है किसमें होता है? ठोस में। आखिर ठोस ठोस क्यों होता है? देखिए उसके पीछे की वजह ये होता है, कोई सॉलिड क्यों होता है तो उसमें जो है अंतर आणविक बल जो होता है ना, आंतरिक अंतर आणविक स्थान जो होता है बहुत ही नगण्य होता है, कम कम दूर पे अणु होते हैं। इस वजह से क्या होता है? इन अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा मात्रा में रहता है। इस वजह से एक दूसरे को अणु पकड़े हुए रहते हैं, जकड़े हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है? पदार्थ ठोस बन जाता है ना। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर अगर हम देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा कहता है द्रव, है ना। द्रव में क्या होता है? द्रव में क्या होता है ना कि आपका आयतन जो है आपका निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है? आपका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार जो होता है आपका निश्चित नहीं होता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं आयतन का मतलब क्या होता है। जैसे कि 1 लीटर पानी है, अगर 1 लीटर पानी को अगर ग्लास में रखते हैं तो उसका ग्लास जैसा आकार हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन तो नहीं घटेगा ना। जैसे 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। अगर उसी 1 लीटर को हम अगर बाल्टी में रखते हैं तो उसका जो है आपका आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन तो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही पानी रहेगा ही रहेगा। तो यही आपका हो जाता है। इसमें द्रव का जो है आयतन निश्चित रहता है, लेकिन उसका जो है आकार
निश्चित नहीं रहता है। इन बातों को आप समझ गए होंगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। मिश्रण जो है आपका ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। मिश्रण क्या होता है? तीनों में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है ठोस की अपेक्षा द्रव में मिश्रण अधिक होता है। ठोस के अपेक्षा जो है द्रव में क्या होता है? मिश्रण अधिक होता है। क्योंकि द्रव में क्या होता है? चीज़ें जो आसानी से मिल जाती है, यही वजह है कि ठोस की अपेक्षा द्रव में क्या होता है? मिश्रण अधिक होता है। फिर हम देख लेते हैं गैस, है ना। इसमें न तो आकार और ना ही आयतन निश्चित होता है। इसमें क्या होता है? न तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। इसमें क्या होते हैं? इसके अणु जो होते हैं बहुत दूर दूर पे होते हैं, है ना। यही वजह से इनमें कोई जो है आकर्षण बल नहीं लग पाता है, और ये जो है अपने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। यही वजह है कि इसमें गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है? ठोस द्रव की तुलना में क्या होता है? गैस की सांद्रता जो होता है अधिक होता है ना। सांद्रता किस में अधिक होता है? गैस में। ठोस और द्रव की तुलना में सांद्रता अधिक होता है किसमें? गैस में। यह बातें समझ में आ गई होंगी। आगे हम देख लेते हैं गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पे ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है ना। जिस तापमान पे ठोस जो है पिघल कर क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है, क्या कहलाता है? आपका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ग्रुप डी में पूछा जा सकता है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो 273.16 केल्विन होता है, यानी कि इसको सेंटीग्रेड में अगर बात करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। हम देख लेते हैं संगलन किसे कहते हैं? संगलन किसे कहते हैं, या इसको गलन भी कहा जाता है। तो क्या होता है? गलन मतलब गलना होता है। जब भी कोई पदार्थ जो ठोस से क्या बनेगा? द्रव बनेगा, यानी गलेगा, है ना। तो क्या कहलाएगा? आपका संलग्न कहलाएगा या गलन कहलाएगा। यहाँ बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। फिर देखिए, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। जब भी कोई ठोस गलता है तो उसकी प्रक्रिया में क्या होता है? तापमान समान रहता है। जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान चेंज नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका ग्रुप डी में कि जब बर्फ पिघलना शुरू होता है तो कौन चीज़ का मात्रा जो समान रहता है? तो तापमान क्या रहता है आपका? हमेशा समान रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फिर आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे गुप्त ऊष्मा के बारे में। गुप्त ऊष्मा क्या होता है? देखिए, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को, है ना, उसके गलनांक पर दर में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं, है ना। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पर जल के कणों की जो ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखेंगे। हम देख लेते हैं अब क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब पर, है ना, किस दाब पे? वायुमंडलीय दाब पे वह तापमान, है ना, जिस पर द्रव जो होता है उबलने लगे। द्रव जो क्या होता है? खौलने लगता है, उबलने लगता है, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि जल के लिए क्या होता है क्वथनांक आपका? अगर केल्विन में पूछता है तो 373 हो जाएगा, है ना। अगर डिग्री में पूछता है तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री पे आपका क्या होता है? जल खोलने लगता है। तापमान बदल कर हम क्या कर सकते हैं? पदार्थों को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। ये बातें बिल्कुल सही हैं। तो इतना कितना पॉइंट ये सब इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपका क्वथनांक जो होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है आपका? 100 डिग्री होता है, या केल्विन पूछेगा तो 373 केल्विन होता है। तो यहाँ तक बातें आ गई होंगी। आगे हम देख लेते हैं। देखिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ना। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, है ना, बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, है ना, वापस ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कहने का अर्थ ये है, ये कह रहा है ये कि ठोस है ना, कोई पदार्थ ठोस है, ठोस से क्या होता है? डायरेक्ट जो है गैस बन जाता है। बीच में जो द्रव बनने की क्रिया है वो नहीं होता है इसमें। तो उसको क्या कहते हैं? ऐसी जो घटना घटती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन के नियम को कौन कौन फॉलो करता है? जैसे कि आप कपूर हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, ये आपका ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। जैसे कि अगर बात कर लीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत, उदाहरण के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर देखिए यहाँ पे दाब के बढ़ने, है ना, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से क्या होता है? गैस जो है द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका ग्रुप डी में कि दाब के बढ़ाने और ताप के घटाने से क्या हो जाता है? तो गैस जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। जब वायुमंडलीय दाब क्या होता है? एक ऑटोमॉस्फेयर होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना क्या हो जाता है? सीधे गैस में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं? तो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है।
इतना बातें यहाँ से समझ में आ चुकी होंगी। देखिए ये जो बातें हैं, डाटा जो दिया हुआ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, कोई जो गैस है, गैस से कोई पदार्थ अगर द्रव में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है, तो संघनन की क्रिया हो रहा है ना। संघनन की क्रिया में क्या होता है, कोई पदार्थ जो होता है गैस से डायरेक्ट द्रव में कन्वर्ट हो जाता है तो संघनन कहलाता है। वाष्पीकरण में क्या होता है, कोई पदार्थ जो होता है द्रव से जो है आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या कहलाता है, आपका वाष्पीकरण कहलाता है। इस तरीके से जो संघनन और वाष्पीकरण एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है, इस बात को आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ से देखिए, है ना, जो ठोस से है ना, ठोस से अगर द्रव में कन्वर्ट हो रहा है कोई पदार्थ तो कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है, तो संगलन, है ना, संगलन का नियम को फॉलो कर रहा है। और कोई पदार्थ जो द्रव है ना, द्रव है और वो जो आपका ठोस के रूप में बन रहा है तो आपका फ्रीजिंग के नियम को फॉलो कर रहा है, यानी कि जम रहा है, जमना कहलाएगा, है ना। कोई पदार्थ जो है आपका क्या है, ठोस है, और ठोस से क्या बन जाता है, डायरेक्ट गैस बन जाता है, बीच में द्रव की क्रिया बनने की क्रिया नहीं होती है तो क्या कहलाएगा, आपका ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्त गलत दिया हुआ है कि गैस से ठोस में बनने की जो क्रिया है उसको निक्षेपण कहा जाता है, निक्षेपण कहा जाता है ना, न कि ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, जब भी कोई पदार्थ जो है गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल कन्वर्ट होता है, द्रव नहीं बनता है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन नहीं कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। यहाँ पे आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि आपका बिहार एसआई के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि गैस से, है ना, कोई पदार्थ द्रव में कन्वर्ट हो रहा है तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऊर्ध्वपातन लगा के आ गए थे, अपने आप का आंसर सही बता रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। गैस से जब भी द्रव में कन्वर्ट होता है तो क्या कहलाएगा, आपका संघनन कहलाएगा। ठीक है, इतना बात ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। नोट क्या है, आप देखिए यहाँ पे नोट में दे रखा है आपका पदार्थों की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होता है। जो पदार्थों की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव या गैस जो भी पदार्थ हैं, वो किसके द्वारा तय होता है, तो आपका दाब और तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बातें बिल्कुल सही हैं। फिर देखिए यहाँ पे देखते हैं क्वथनांक, है ना, क्वथनांक से कम तापमान पे द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है ना, कैसी प्रक्रिया है, सतही प्रक्रिया है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाता है ना। जैसे कपड़ा सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें फैला देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पीकरण की क्रिया हो और आसानी से सूख जाए कपड़े, है ना, यही वजह है। इन बातों को समझ गए होंगे आप लोग। फिर देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं अगला जो पॉइंट कहता है, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, तो आर्द्रता कहते हैं। तो वायु में जो विद्यमान है जल वाष्प की मात्रा उसे क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एसीटोन या नाखून की पालिश हटाने वाले द्रव को अपने हथेली पे गिराते हैं तो इसके कण हथेली पर या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हमें हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि जब एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव को हथेली पे गिराते हैं तो किस वजह से शीतलता महसूस होती है, तो किस वजह से होगा शीतलता महसूस, तो वाष्पीकृत की घटना घटती है, इस वजह से क्या होती है, शीतलता महसूस होती है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाखून को पॉलिश हटाने वाले द्रव का नाम क्या है, उसका नाम क्या हो जाएगा, तो एसीटोन है। इतनी बातें यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगला जो कहता है आपका तेज धूप, है ना, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पे जल छिड़कते हैं, है ना, क्योंकि जल के वाष्पीकरण से गुप्त उष्मा सतह को शीतल बना देती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम जल क्यों छिड़कते हैं गर्मी के दिन में, तो वाष्पीकरण की घटना घटती है और ये क्या होता है, वाष्पीकरण के बाद क्या हो जाता है, जो सतह हो जाती हैं वो शीतल बन जाती हैं, इसलिए, है ना। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं। फिर देखिए यहाँ पे है बर्फीले जल से, है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की जो बूंदें हैं क्यों नजर आती हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, वायु में क्या होता है, जलवाष्प रहता है ना, वायु में उपस्थित जलवाष्प जो है की ऊर्जा जो है ठंडे पानी के जैसे ही संपर्क में आता है ना, तो उसका आकर क्या हो जाता है, उसका एनर्जी कम हो जाता है और यह जो है द्रव अवस्था में बदल जाता है, जिसे हम जल की बूंदी के रूप में नजर आता है। तो यहाँ बातें क्लियर हो जाती हैं इतनी। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला है जो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो पदार्थ की कुल मिला के 5 अवस्थाएं। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके ग्रुप डी में एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो पदार्थ की कुल मिला के 5 अवस्थाएं हैं, है ना। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो एक बोस आइंस्टाइन है, कंडेंसेंट, फिर आपका ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ये 5 अवस्थाएँ हैं किसकी, पदार्थ की। प्लाज्मा किसे कहते हैं, प्लाज्मा में क्या होता है, इस अवस्था में, है ना, कण जो है अधिक ऊर्जा वाले
किस ऊर्जा वाले, अधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। ये जो है आपका सूरज की रोशनी हो गया में प्लाज्मा बनता है ना। प्लाज्मा जो है आपका, प्लाज्मा की वजह से ही सूर्य इतना ज़्यादा चमकता है ना। और प्लाज्मा का निर्माण जो होता है, उच्च तापमान होगा तो प्लाज्मा का निर्माण होता है, उच्च तापमान पे ही प्लाज्मा का निर्माण होता है। तो इतनी बात आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है, तो उच्च तापमान जब होगा तो आपका प्लाज्मा का निर्माण होता है। सूर्य प्लाज्मा की वजह से ही चमकीला दिखाई पड़ता है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। देखिए दोस्त, ये हमारा चैनल का नाम है अनलिमिटेड पावर स्टडी। प्लीज़ आप लोग इसको शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, हमें अच्छा लगेगा अगर लाइक कर देते हैं तो। चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए अब जो है वैज्ञानिक है ना, हमने एक भी बात को नहीं छोड़ा है ना। छोटी छोटी बातों को भी हमने शामिल किया है ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कतें ना हो, है ना। आपको बुक ना पढ़ना पड़े फिर से। अगर एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं एक बार दो बार, तो बुक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसकी हम गारंटी के साथ कहते हैं। फिर देख लीजिए यहाँ पे, अब वैज्ञानिक पदार्थों की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। 5 को अवस्था कौन कौन सा है, तो हमने बता रखा है आपको, आइंस्टाइन, कंडेंसेंट है, ठोस है, द्रव है, गैस है और प्लाज्मा। ये 5 अवस्थाएं हैं, है ना। प्लाज्मा अवस्था के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इस अवस्था में कण क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं, है ना। ये कण क्या होते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, तो आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं प्लाज्मा, है ना। देखिए कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बॉल में क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है। इसको आप नहीं भूलेंगे। कहाँ पाया जाता है प्लाज्मा, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बॉल में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमक होती है, प्लाज्मा के कारण ही सूर्य, है ना। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है किसकी वजह से सूर्य और तारों में चमक होती है, तो प्लाज्मा की वजह से ही सूर्य और तारों में चमक होती है। फिर देखिए यहाँ पे उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा का बनता है। तो यानी कि प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है, तो जब उच्च तापमान होता है, इस वजह से क्या होता है, तारों में प्लाज्मा का निर्माण होता है। इस बातों को समझ गए होंगे, इतना ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है। फिर हम देख लेते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। देखिए सन 1920 में क्या हुआ था, सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस जी ने, है ना, पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं किया था इन्होंने, है ना। इन गणनाओं के आधार पर, है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ को एक नई अवस्था की भविष्यवाणी किया, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया। सन 2001 में, याद रखेंगे, है ना, सन 2001 में, है ना, अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, उल्फगैंग कैटरल और कार्ल ई बैमन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था को प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 3 व्यक्ति को दिया गया। 3 व्यक्ति का आपको नाम याद होना चाहिए, किस वर्ष दिया गया इसका भी नाम याद होना चाहिए। और भारतीय वैज्ञानिक जो थे सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने कब खोज करना शुरू किया था, तो 1920 ईस्वी से, है ना। पदार्थ की 5वीं अवस्था के पता लगाना इन्होंने शुरू किया था, किसके बारे में, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। तो यहाँ से इतनी बातें बन जाती हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ मापने योग्य राशियाँ और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए, है ना, उसके बारे में देखिए। तापमान राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, आप लोग जानते ही होइएगा। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। संहति यानी कि द्रव्यमान की बात कर रहा है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, यानी किस रूप में मापते हैं, केजी में मापते हैं। भार का क्या होता है मात्रक, न्यूटन होता है, इसको एन से सूचित करते हैं। आयतन क्या होता है, घन मीटर, यानी कि मीटर क्यों हो गया। घनत्व क्या होता है, देख लीजिए, घनत्व क्या हो जाता है आपका, आयतन बटे आपका केजी होता है ना। केजी बटे आयतन होता है, यानी कि किलोग्राम बटे आयतन, यानी कि द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान बटे होता है आपका क्या कहते हैं, आयतन, है ना। क्या होता है आपका घनत्व। द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है आपका, घनत्व कहलाता है, यानी कि द्रव्यमान का क्या होता है, यानी केजी मीटर क्यूब, है ना, के रूप में इसको प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए दाब को किस रूप में मापा जाता है, पास्कल। दाब का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल, है ना, बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि इसको न्यूटन मीटर के रूप में भी मापा जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, भी इसका मात्रक होता है, या इसका मात्रक पास्कल के रूप में भी आप ले सकते हैं। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अब हम चैप्टर नंबर दूसरा के देखते हैं। दूसरा नंबर चैप्टर क्या कहता है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में यहाँ पे है। देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलके बने होते हैं, है ना, तब तो शुद्ध है वो, है ना। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि के द्वारा
जल से पृथक किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जल में घुले हुए किसको, सोडियम क्लोराइड को, है ना, किस विधि के द्वारा आप अलग कर सकते हैं। तो या तो वाष्पीकरण विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं या फिर आसवन विधि के द्वारा इसको हम अलग कर सकते हैं। आपका ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात यहाँ जाती है कि आसवन विधि हम कहते किसे हैं। देखिए, दो या दो से अधिक है ना भिन्न क्वथनांक वाले पदार्थों के मिश्रण को हम क्या करते हैं, जब उबालते हैं तो उनमें क्या होता है, उपस्थित जो होता है घनत्व, है ना, विभिन्न घनत्व वाले द्रव्यों का पृथक किया जाता है। निम्न क्वथनांक वाला क्या होता है, द्रव्य जो है वाष्पीकरण हो जाता है, शीघ्र हो जाता है। और उच्च क्वथनांक वाला जो होता है द्रव्य, उसका वाष्पीकरण क्या होता है, धीरे से होता है, धीमा होता है। इसमें क्या होता है, कच्चे तेल जैसे कि पेट्रोलियम हो गया का उत्पाद हो गया, इसी विधि से इसका मतलब क्या होता है, पृथक्करण किया जाता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट विधि जो आता है आसवन विधि में, वो आ जाता है प्रभाजी आसवन विधि, है ना। समझ में आ गया होगा यहाँ तक बातें। फिर देखिए निस्संदन, है ना, निस्संदन क्या कहलाता है आपका, छाने की, है ना, छाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्संदन कहते हैं। अब बातें आ जाती हैं कि विलयन किसे कहते हैं। विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का, किसका, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे कि आपका नींबू और सोडा जल का मिश्रण हो गया, प्लस में आपका चीनी और आपका जल का मिश्रण हो गया, किसके अंतर्गत आ जाती हैं, विलयन के अंतर्गत आ जाती हैं। इसमें क्या होता है, प्रत्येक कण जो होता है समान मात्रा में मिला रहता है ना, तो समांगी मिश्रण कहते हैं उसको। अब बातें आगे हम देखते हैं। आगे जो है आपका विलयन में प्रत्येक कण क्या होता है, समान मात्रा में मिले होते हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे कि विलयन में क्या होता है, प्रत्येक कण जो होता है समान मात्रा में मिले होते हैं। विलयन में दो भागों में बांटा जाता है, विलयन को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग हो जाता है आपका विलायक और दूसरा भाग हो जाता है विलय, है ना। पहला भाग क्या हो जाता है, विलायक, और दूसरा भाग हो जाता है आपका विलय। तो विलायक आप किसे कहते हैं ना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विलायक किसे कहते हैं। विलयन का वह घटक, है ना, विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जिनकी मात्रा क्या होता है, दूसरे से अधिक होती है, दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं चीनी और जल, है ना। चीनी और जल में कौन सा विलायक है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होता है, आपका जल का मात्रा ज़्यादा है, तो विलायक का काम कौन करेगा, आपका जल का होगा। और विलय कौन होगा, जो घुलने का काम करेगा, चीनी, है ना। चीनी घुल जाएगा तो विलय कौन हो जाएगा, आपका चीनी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे आप बातों को। यहाँ पे देख लेते हैं, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है ना, जो विलायक में घुला होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जो घुल जाता है विलय कहलाता है। जैसे चीनी और जल के विलयन में एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है, जिसमें चीनी क्या है, विलय है, और जल क्या है, आपका विलायक है। उदाहरण देखिए आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, है ना, जिसको किस नाम से जानते हैं, टिंस्टा आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलय है और अल्कोहल क्या है, आपका विलायक का काम करता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे हम देख लेते हैं, विलयन के गुण के बारे में देख लेते हैं। विलयन का क्या क्या गुण होता है ना। तो विलयन एक क्या होता है, एक संगामी मिश्रण है ना, यानी इसमें प्रत्येक कण जो होते हैं समान मात्रा में मिले रहते हैं। विलयन के कण में व्यास जो होता है 1 nm, है ना, 1 nm, यानी कि 1 nm कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। से भी छोटे होते हैं, इसलिए आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, है ना। विलयन आपको आंखों से देखा नहीं जा सकता है। विलयन को अगर शांत छोड़ देंगे तो क्या होगा, विलयन के नीचे नहीं बैठते हैं। अतः विलयन क्या होता है, अस्थाई होता है। विलयन कैसा होता है, अस्थाई होता है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण क्या हो जाते हैं, गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए क्या होता है, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अगर उसको टॉर्च, अगर कोई विलयन है, अगर उसको टॉर्च से अगर देखते हैं तो उस पर आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। इतने छोटे छोटे होते हैं कि उसको फैलाने का काम नहीं करते हैं, यानी टिंडल प्रभाव को ये सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ से कितनी बातें आ जाती हैं, तो विलयन क्या होता है, सममांगी मिश्रण होते हैं, यानी कि समान मात्रा में से पदार्थ मिले होते हैं विलयन में। विलयन कण का व्यास कितना होता है, 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, मीटर, 10⁻⁹ मीटर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, है ना। विलयन कैसा होता है, तो विलयन अस्थाई होता है। ये बातें भी इसका गुण है ना। इससे छोटे आकार होने की वजह से क्या होता है, टिनल प्रभाव को यह दर्शाता नहीं है। इतने बातें यहाँ से आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है कि दिए गए निश्चित तापमान पे, है ना, यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन का अर्थ ही होता है जिसका भरा हुआ है, जिसका कोई भी भाग खाली नहीं है ना, कोई भी स्थान खाली नहीं है, तो क्या कहलाता है, आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि पूरा भाग क्या है, भरा हुआ है, थोड़ा भी जगह खाली नहीं है, तो क्या कहलाएगा, आपका संतृप्त विलयन कहलाएगा, है ना। असंतृप्त विलयन कौन कहलाता है, जिसका थोड़ा सा भाग खाली है ना, तो क्या कहलाएगा, आपका असंतृप्त विलयन कहलाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, सूत्र को याद रखेंगे, है ना। सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विलयन की सांद्रता, है ना,
विलयन की सांद्रता अगर निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, तो विलय की मात्रा जितना मिला होगा पदार्थ है ना, और विलयन की मात्रा टोटल मात्रा की बात करेगा या विलाय की मात्रा है ना, तो विलयन की सांद्रता इसको क्या करेंगे आप लोग एक नोटबुक में इसको लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, आपको यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो विलयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाता है, विलय की मात्रा हो जाता है बटे में विलयन की मात्रा या विलाय की मात्रा होता है। इतना बातें समझ में आ चुकी होंगी। आगे हम देख लेते हैं। देखिए निलंबन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, इनके प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, प्रक्षेपित कणों का आकार जो होता है 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक होता है ना। इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इनके कण क्या होते हैं, छन्ने पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर बात करें तो नदी का गंदा पानी हो गया, है ना, वायु में धुआं हो गया, ये सब किसके उदाहरण है, तो निलंबन के उदाहरण हैं। जैसे कि क्या होता है, यह विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण कहने का क्या अर्थ होता है कि मिश्रण में पदार्थों का संगठन जो होता है सर्वत्र एक समान नहीं मिला होता है। जैसे कि जल और तेल का मिश्रण, है ना, जैसे कि जल और बालू का मिश्रण, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ से बातें समझ में आ गई होंगी। आगे हम देखते हैं, तो आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले यहाँ पे सूत्र भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक सूत्र हमने बताया था, दूसरा सूत्र ये है कि द्रव्यमान या विलयन, है ना, कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तीसरा जो है आपका कह रहा है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत क्या होता है, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 1 बिलियन में, है ना, 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम क्या है, साधारण नमक विलय है, तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करिए, है ना। तो सांद्रता के बराबर क्या हो जाता था आपका विलय पदार्थ की मात्रा बटे टोटल विलयन, है ना। टोटल विलयन कितना हो जाएगा, 320 और 40 360 हो जाएगा आपका टोटल विलयन। तो 360 आपका टोटल विलयन हो गया। और इसमें विलय कितना है, 40 विलय है, तो गुना परसेंट निकाला तो 100 से गुना कर दीजिए तो निकल जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना, इस तरीके से निकाला गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। अब निलंबन के गुणधर्म के बारे में हम जानेंगे, इसका क्या है गुण, है ना। ये क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण कहने का अर्थ ये होता है कि जैसे कि जल और आपका बालू का मिश्रण क्या हो जाता है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाता है। ये कण जो है आंखों से देखे जा सकते हैं, इसको आंखों से आप देख सकते हैं। हाँ, जैसे कि कोई जल में गंदा मिला हुआ तो आसानी से दिखता है ना, इसमें गंदा लगा हुआ है, तो किसका उदाहरण है, निलंबन का उदाहरण है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उनका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी कि टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं, है ना, टिंडल प्रभाव को सपोर्ट करते हैं। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो वे कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं कि निलंबन कैसा होता है, निलंबन अस्थायी होता है। ये छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, यानी कि छान के इसको हटा सकते हैं। चूंकि दिखते हैं कण तो आपको छान के हटा भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं इसमें। आप बता देते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है ना। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब प्रकाश जो होता है क्लोराइडी विलयन से होकर गुजरता है तो मिश्रण में उपस्थित कण के द्वारा क्या होता है, प्रकाश को परिकीर्णन हो जाता है, यानी कि प्रकाश के जो कण होते हैं छोटे छोटे उसको फैला दिया जाता है, यानी प्रकाश चारों तरफ दिशाओं में फैल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टिंडल के प्रभाव कहते हैं। जैसे कि सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर में से पर्दे पर जब प्रकाश डाला जाता है तो उसके मार्ग में जो होते हैं धूलकण जो होते हैं चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, टिंडल प्रभाव के ही उदाहरण हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं, कोलाइडी विलयन के बारे में हम जान लेते हैं। कोलाइडी विलयन का क्या क्या विशेषता है, इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा आपका एग्जाम में, है ना। आपका खास करके ग्रुप डी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मायने है इसका, है ना। फिर देख लीजिए यहाँ पे कोलाइडी के क्या क्या गुण है। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसके कण जो इतने छोटे छोटे होते हैं ना, जिसको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि आपको नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। यह भी कैसा मिश्रण होता है, तो विषमांगी मिश्रण होता है ना। जैसे कि छोटे आकार होने के कारण इनमें नग्न है, नगर लिखा गया यहाँ पे गलत है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन यह कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देती है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करती हैं। प्रकाश की किरणों को फैलना ही क्या कहलाता है, आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक व्यक्ति ने इसकी खोज किया था, किसने खोज किया था, टिंडल नामक व्यक्ति ने खोज किया था इसका। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं इंपॉर्टेंट। आगे हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट यहाँ पे है कॉपर सल्फेट, है ना। क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन जो है टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है
ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टिनल प्रभाव को नहीं दर्शाता है ना। किसको नहीं दर्शाता है? टिनल प्रभाव कौन सा जो है विलयन जो नहीं दर्शाता है गुण, तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है टिनल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए दूध और पानी का मिश्रण क्या है आपका, टिनल प्रभाव को दर्शाता है। ये बातें बिल्कुल सही हैं। फिर जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइडी विलयन के उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं, है ना, कणों के समान व्यवहार करते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए एक घने जंगल के अंदर से सूरज की किरणें गुजरती है तो हम क्या देख सकते हैं, टिनल प्रभाव को आसानी से देख सकते हैं। अब जो बातें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एरोसोल के बारे में लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ प्रक्षेपित प्रवस्था लिखा हुआ है, दूसरा प्रक्षेपण माध्यम लिखा हुआ है, तीसरा प्रकार दिया हुआ है, एक यहाँ पे उदाहरण दिया होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करता है, दे देता है आपका उदाहरण। कोहरा बोल देगा कोहरा किसका उदाहरण है, तो आपको किसका उदाहरण है, एरोसोल का उदाहरण है। अब ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, कोहरा में प्रक्षेपण माध्यम क्या है, तो प्रक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगा आपका गैस है, और प्रक्षेपित अवस्था क्या है, द्रव है ना। देखिए अब बातें आ जाती हैं कि प्रक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं। प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, जिसकी जो मात्रा सबसे ज़्यादा होता है ना, तो आपका प्रक्षेपण माध्यम कहलाता है। जिसकी मात्रा कम होता है, नगण्य मात्रा में होता है, उसको प्रक्षेपण प्रवस्था कहते हैं। जैसे कि इसमें कोहरा में क्या होता है, गैस ज़्यादा मात्रा में होता है और द्रव जो होता है कम मात्रा में होता है। तो किसका उदाहरण, एरोसोल का उदाहरण है ना। तो ये आपका प्रक्षेपित प्रवस्था कहलाता है। फिर देखिए यहाँ पे एरोसोल क्या होता है, इसको भी हम एक बार परिभाषित कर देते हैं हल्का सा, है ना। एरोसोल जो होता है किसी गैस में, है ना, द्रव या ठोस कणों का प्रक्षेपण क्या कहलाता है, आपका एरोसोल कहलाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एरोसोल है धुआं। धुआं के अगर बारे में पूछ देता है, धुआं ऑप्शन में दिया हुआ है, पूछ देगा धुआं किस में किसका प्रक्षेपण माध्यम है, तो क्या हो जाता है आपका गैस में जो है ठोस का प्रक्षेपित प्रवस्था है ये, है ना। तो एरोसोल का ही उदाहरण है ये, ठोस एरोसोल के अंतर्गत आ जाता है कौन, धुआं। पूछेगा ठोस एरोसोल कौन है का उदाहरण कौन है, तो आपका कौन हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। जैसे कि हम शेविंग क्रीम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये झाग हो जाता है एक तरीके से समझ लीजिए तो, है ना। तो इसमें क्या होता है, द्रव में गैस का प्रक्षेपण, है ना, द्रव में क्या हो जाता है गैस, द्रव में जो है आपका माध्यम द्रव रहेगा उसमें गैस का हल्का सा मात्रा गैस का रहता है, तो आपका क्या हो शेविंग क्रीम में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है फोम में। फिर देखिए इमल्सन, इमल्सन किसे कहते हैं, इमल्सन किसे कहते हैं, इमल्सन में क्या होता है, इमल्सन या पायस भी इसे कहा जाता है। दो या दो से अधिक, है ना, अमिश्रणीय यानी जो नहीं मिलता है सरल पदार्थों से बना एक मिश्रण को हम क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका दूध में आपका घी का मिश्रण कभी एक दूसरे एक साथ नहीं मिलेगा, है ना, तो क्या कहलाएगा, पायस कहलाएगा, इमल्सन कहलाएगा। तो ये द्रव और द्रव के बीच में ही घटना होती है। तो प्रवस्थ जो है प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, द्रव ही होता है, और प्रक्षेपित अवस्था क्या होता है, इसमें भी द्रव ही होता है। देखिए शॉल क्या होता है, शॉल में क्या होता है, वैसा कोलाइड, है ना, जिसमें क्या होते हैं ठोस कण क्या होते हैं, द्रव प्रक्षेपित होते हैं, है ना, द्रव प्रक्षेपित होते हैं, शोल कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए सॉल्व में क्या होता है, प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा प्रक्षेपण माध्यम, इसमें सॉल्व में क्या होता है, द्रव होता है, और इसमें जो है प्रक्षेपित प्रवस्था क्या होता है, हल्का मात्रा में ठोस रहता है, तो ठोस होता है। तो यहाँ से समझ में बातें आ रही होंगी आपको, है ना। ऐसे हमें आप लोग के लिए बहुत जल्द ही क्या है कि एमसीक्यू के रूप में है, पूरा 6 से लेकर 12 तक का जो है आपका एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू रूप में टॉपिक वाइज लेके आएंगे बहुत जल्दी। तो वहाँ से आपको समझ में बातें आसानी आ जाएंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देख लीजिए यहाँ पे क्या है आपका जेल, जेल में क्या हो जाता है आपका ठोस, है ना, प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, ठोस होता है, और आपका प्रवस्था क्या होता है, अवस्था क्या होता है, द्रव होता है। तो इस तरीके से बातें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए आगे हम देख लेते हैं, कोलाइडी के गुणधर्म के बारे में हम जानते हैं। कोलाइडी क्या के गुणधर्म क्या है, इसके गुण क्या है ना। देखिए ये क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण को हम समझा चुके हैं आप लोगों को। कोलाइडी के कण का आकार इतना छोटा होता है कि इसे पृथक रूप में आंखों से नहीं देखा जा सकता। आप आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना, नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं, इसके कण इतने बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, प्रकाश की किरणें को फैलाते हैं, है ना, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, तो इनके मार्ग में दृश्य बनाते हैं, चमकीला दिखाई देता है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये क्या करते हैं, कंतल में बैठते हैं, है ना, अर्थात ये अस्थाई होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोलाइडी गुणधर्म में कि कण कैसे होते हैं, अस्थाई होते हैं। ये छानन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, छानन विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, क्योंकि दिखाई देते ही नहीं है ना, तो उसका छान के अलग तो कर नहीं सकते हैं। इसके लिए एक विशेष विधि का उपयोग किया जाता है जिसको क्या कहते हैं, अपकेंद्रीयकरण विधि कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि कोलाइडी विलयन को हम किस विधि से अलग करते हैं, उसके कण को, उसमें मिले हुए कण को, तो आपको क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीयकरण विधि के द्वारा हम उसको अलग करते हैं। अब बात ये आ जाती है कि अपकेंद्रीयकरण विधि क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर कार्य करती है
है ना, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे कहते हैं, जिसमें कपड़ा सुखाने के मशीन, दूध से मक्खन निकालने का मशीन आदि जो है इसी के सिद्धांत पे कार्य करती हैं। फिर देख लेते हैं यहाँ पे कोलाइडी विलयन में होता है प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। कोलाइडी विलयन जो भी होता है वो किससे बनता है? प्रक्षेपित प्रवस्था से बनता है और प्रक्षेपण माध्यम से ही बनता है। यानी कि प्रक्षेपित माध्यम कहने का अर्थ क्या है? जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होगा वो प्रक्षेपण माध्यम कहलाएगा, और जिसकी मात्रा कम होगा, नगण्य मात्रा में होगा, वो क्या कहलाएगा? प्रक्षेपित प्रवस्था कहलाएगा। विलय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षेपित कण जो कोलाइडी के रूप में रहता है प्रक्षेपित प्रवस्था कहलाता है ना। कोलाइडी कहने का मतलब जो नगण्य मात्रा है ना, कोलाइडल मतलब कोलाइडल चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं ना, जो नगण्य मात्रा में यानी नहीं दिखता है, यानी नगण्य नगण्य मात्रा में दिखाई देता है, उसको प्रक्षेपित प्रवस्था कहते हैं। और प्रक्षेपित माध्यम उसको कहेंगे जो निलंबन होता है, यानी कि जो हमको दिखाई देता है, आसानी से हम देख सकते हैं, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? प्रक्षेपण माध्यम कहेंगे। तो यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी होंगी। आगे हम देख लेते हैं। देखिए, विषवांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है ना। विषवांगी मिश्रण जो होता है उसको साधारण भौतिक क्रिया जो हमारा होता है, हाथ से चुन के हो गया, आपका छान के हो गया, इससे अलग कर सकते हैं, है ना। चूंकि चीज़ें दिखती हैं तो अब आसानी से उसको हटा सकते हैं चुन के। कभी कभी द्रव में मौजूद है ना उसके कण इतने छोटे होते हैं कि छनक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे मिश्रण, है ना, को अपकेंद्रण द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। और हल्के कण जो है ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि डेयरी तथा घर में क्रीम, है ना, क्रीम से मक्खन निकालने की जो प्रक्रिया है में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है कपड़े धोने की मशीन में भींगे हुए कपड़े को निचोड़ने में भी इसका इस्तेमाल ही किया जाता है। तो इतनी बातें यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं। दो घुलनशील द्रव का मिश्रण, है ना, को पृथक्करण कीप द्वारा किया जाता है। दो अघुलनशील जो नहीं घुलने वाला चीज़ें हैं उनको हम क्या करते हैं? कीप से छान के हटा देते हैं, है ना। तो पृथक्करण किससे किया जाता है? पृथक्करण कीप के द्वारा किया जाता है। इस विधि का प्रयोग धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में भी किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि धातु शोधन के दौरान लोहे के पृथक करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पृथक्करण कीप का इस्तेमाल किया जाता है। अब बातें आ जाती हैं कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा किसको किससे अलग किया जाता है? तो अमोनिया क्लोराइड तथा नमक को शुद्धिकरण किया जाता है। किस विधि द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। हमने ऊर्ध्वपातन विधि के बारे में अच्छे से समझा दिया है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि या रंगों का पृथक करने की विधि को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। इसके लिए निम्नलिखित अनुप्रयोग है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? अनुप्रयोग देखिए, इसका अनुप्रयोग जो है आपका डाई में रंगों को पृथक करने में किया जाता है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में किया जाता है। रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इतनी बातें आ जाती हैं यहाँ पे। फिर देखिए, दो घुलनशील द्रवों को आसवन विधि से शुद्धिकरण किया जाता है। दो घुलनशील जो द्रव है उसको किस विधि से आपका शुद्धिकरण किया जाता है ना। तो किस विधि से किया जाता है? तो आपका आसवन विधि से शुद्धिकरण किया जाता है। इसके बारे में हमने बता दिया है। जैसे कि एसीटोन और जल के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है? तो आसवन विधि से ही अलग किया जा सकता है। आसवन विधि से पृथक्करण किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका ग्रुप डी के लिए कि एसीटोन और जल के मिश्रण को हम किस विधि से अलग कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको जहाँ पे एक आसवन विधि भी रहेगा। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? आपका आसवन विधि से हम इसको अलग कर सकते हैं। फिर देख लीजिए यहाँ पे दो या दो से अधिक, है ना, घुलनशील द्रवों जिनका क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक का अंतर जो है 25 केल्विन से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उसके विभिन्न घटकों का पृथक्करण इस विधि से ही किया जाता है। किस विधि से? तो आपका आसवन विधि से ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। फिर हम देख लेते हैं, फ्लास्क और संघनन के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटक को किस विधि से अलग करते हैं? प्रभाजी आसवन विधि से द्वारा अलग किया जा सकता है ना। वायु क्या है? समांगी मिश्रण है। इसके घटक को किस विधि से अलग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा इसको अलग किया जाता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आ जाती हैं, क्रिस्टलीकरण, है ना, क्या कहते हैं इसको, है ना। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग जो है ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में किया जाता है। किसको? ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में किया जाता है।
जैसे समुद्री जल से जो हम नमक प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती है। इन अशुद्धियों को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि क्रिस्टलीकरण विधि क्या होता है, यह किसी मिश्रण से, है ना, ठोस विलय को पृथक करने की विधि होता है। मिश्रण को गर्म करने पर उसमें उपस्थित जो विलय पदार्थ होता है रवेदार पदार्थ के रूप में पृथक हो जाता है। अशुद्धियाँ विलयन में शेष रह जाती हैं। जैसे कि हम बात करें समुद्री जल से नमक का निर्माण भी इस विधि से ही किया जाता है। तो इतनी बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। फिर देख लीजिए, को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि, है ना, क्रिस्टलीकरण विधि जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस, है ना, को विलयन से पृथक किया जाता है। जिसकी का अनुप्रयोग कहाँ पे किया जाता है, समुद्री जल द्वारा नमक को शुद्ध करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अशुद्ध नमूनों से फिटकरी को पृथक करने में भी आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इतने पॉइंट यहाँ से बनते हैं आपके। फिर देख लीजिए, अगर यहाँ तक आप लोग आ गए हैं, है तो हमारे प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको 6 से 12 तक का जो है आपका बहुत जल्द ही हम प्रोवाइड करवा देंगे आपका NCERT बेस्ड, है ना, ताकि कोई दिक्कत आप लोग को एग्ज़ाम में ना हो। तो चलिए आज के हम फिर से सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए तत्व के बारे में हम जान लेते हैं। तत्व क्या हो जाता है आपका, कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं। क्या होते हैं तत्व, जो है तो आपका एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं, है ना। किसी तत्व के प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश क्या होता है, किसी भी तत्व के प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश क्या होता है, समान होता है। जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लोहा, ETC आपका तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि तत्व कितने परमाणु से निर्मित होते हैं, तो एक ही परमाणु से निर्मित होते हैं। इनका जो होता है नाभिकीय आवेश जो होता है प्रत्येक परमाणु का क्या होता है, समान होता है। देखिए रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले जो है तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था और कब किया था, तो किसने किया था, तो रॉबर्ट बायल ने किया था। और कब किया था, 1661 में किया था। फिर फ्रांस के रसायन वैज्ञानिक जो हैं एंटोनी लॉरेंस लवाइजिए, है ना, सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग, है ना, द्वारा प्रतिपादित किया। यानी सबसे पहले जो परिभाषा के रूप में किन्होंने मतलब इसको परिभाषित किया था, तो एंटोनी लॉरेंस लवाइजिए ने किया था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप डी एग्जाम में वैज्ञानिक का देश का नाम भी पूछ लिया जाता है। देखिए इन्होंने परिभाषित किया था तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है ना, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसने कहा है, तो एंटोनी, है ना, लॉरेंस लवाइजिए ने कहा है। इन बातों को समझ में आ गया होगा। देखिए अब तत्व को जो है कितने भागों में बांटा गया है, तत्व को कुल मिला के 3 भागों में बांटा गया है। तत्व कितने भागों में बांटा गया है, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा है आपका उपधातु। हम धातु के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। धातु में आखिर क्या क्या गुण होते हैं। धातु क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, है ना, ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता गुण कहने का अर्थ ये होता है, क्या होता है कि धातु में ऐसा गुण पाया जाता है जिसको आप क्या कर सकते हैं कि तार के रूप में भी आप खींच सकते हैं। जैसे कि सोना और चांदी में सबसे ज़्यादा तन्यता पाई जाती है। 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम आपका सोना से 3 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। वहीं पे आपका 1 ग्राम चांदी से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो इतनी बातें आ जाती हैं। फिर देख लेते हैं यहाँ पे आघात वर्धता, है ना, धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, एक और आघात वर्धता। आघात वर्धता धातु का वैसा गुण होता है जिससे आप पीठ के जो है चादर के रूप में, है ना, हथौड़े से पीठ के चादर के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, आघात वर्धता कहते हैं। तो किस में पाया जाता है आपका, ये भी आपका पाया जाता है धातु में। फिर धातु जो होता है क्या होता है, प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। यानी कि अगर धातु में अगर एक बार आप बात को बोलते हैं तो 2 बार 4 बार 10 बार सुनाई देगा आपको, है ना, तो प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। जैसे कि सोना हो जाता है, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि क्या है, धातु के उदाहरण हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं पारा धातु होते हुए कमरे के तापमान पे क्या है, द्रव है। पारा धातु होते हुए क्या है, सोने आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पारधाता धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पे क्या है, द्रव अवस्था में रहता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा धातु जो है कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, पारा हो जाएगा, या मरकरी भी रहेगा। मरकरी या पारा एक ही नाम है। फिर देख लीजिए यहाँ पे अधातु के गुणधर्म के बारे में देख लेते हैं कि अधातु के क्या क्या गुणधर्म हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये विभिन्न रंगों की होती है। ये क्या होता है, ये विभिन्न रंगों की होती है, कौन, अधातु, है ना। इसमें बहुत सारे रंग होते हैं। यह ताप और विद्युत की कुचालक होती है। ये ताप और विद्युत कुचालक होती है, लेकिन एक अब बात है, ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी ताप और विद्युत का क्या है आपका, सुचालक होता है। तो यहाँ पे अब बात हो जाता है। फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला जो कह रहा है आपका
यह चमकीला और आघातवर्ध नहीं होते हैं। चमकीला की बात करें तो धातु जो है आपका है ना, आयोडीन जो है अब बाद के रूप में है। आयोडीन में एक अलग तरीके की चमक होती है ना, तो चमकीला होता है कौन, आयोडीन। तो अब बाद में कौन आ जाएगा आपका, आयोडीन, उसमें चमक होता है, बाकी अधातु में चमकीला नहीं होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ईटीसी है ना। ब्रोमीन जो है अधातु, ब्रोमीन अधातु है और किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैसा अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन है, तो कौन हो जाएगा आपका, ब्रोमीन हो जाएगा। अगर पूछेगा वैसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो कौन हो जाएगा आपका, पारा हो जाएगा। फिर देख लीजिए उपधातु है ना, उपधातु किसी कहते हैं, उपधातु में जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उपधातु की कुल संख्या जो होती है 7 होता है ना। उपधातु की कुल संख्या कितना है, 7 है। इसके उदाहरण देके पूछ लिया जाता है कौन इसमें जो है आपका उपधातु नहीं है, आपको छांटना होगा, तो आपको सातों का सातों नाम याद होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं उपधातु में जो है आपका बोरोन आ जाता है, सिलिकॉन आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है। ये सब किसके उदाहरण है, उपधातु के उदाहरण है। और भी यहाँ पे नाम है, आर्सेनिक हो गया आपका, एंटीमनी हो गया, ट्यूलेरियम हो गया और पोलोनियम हो गया, ये भी क्या है आपके अधातु ही हैं। एक एस्टेटिन है जो आपका उपधातु की श्रेणी में अब बाद इसका चल रहा है, विवाद है, कुछ लोग इसको मानते हैं कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं। फिर देख लेते हैं हम यहाँ पे यौगिक के बारे में। यौगिक क्या है, देखिए यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। जैसे कि जल की अगर बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु के मिलने से है ना, निश्चित अनुपात में मिलने से किसका निर्माण हुआ है, आपका जल का निर्माण हुआ है। यौगिक में क्या होता है, जैसे कि एक तत्व हो गया हाइड्रोजन और दूसरा हो जाता है ऑक्सीजन, तो एक मतलब दोनों के मिलने से जल का निर्माण हो जाता है, यानी कि एक अलग ही कैटेगरी का निर्माण हो जाता है, यानी कि जल का निर्माण हो जाता है। तो आपका निश्चित जल, जैसे कि आपका निश्चित संयोजन से किसका निर्माण हो जाता है, जल का। यौगिक का इसमें गुणधर्म होता है। आगे हम देख लेते हैं, अभी तक है ना, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। ऐसे 100 से और ज़्यादा अधिक है, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी के मुताबिक 100 से अधिक है, जिनमें से 92 तत्व क्या है, प्राकृतिक हैं, शेष मानव निर्मित हैं। 92 तत्व क्या है इसमें, प्राकृतिक हैं, और शेष जो है मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व क्या है इसमें, ठोस हैं। 11 तत्व जो है कमरे के तापमान पे गैस हैं। वहीं पे 2 तत्व पारा और ब्रोमीन क्या है, कमरे के तापमान पे द्रव हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2 तत्व क्या है, पारा और ब्रोमीन क्या है, कमरे के तापमान पे द्रव हैं। इसमें पारा क्या है आपका धातु है और ब्रोमीन क्या है आपका अधातु है। इसमें हम आगे देख लेते हैं, गैलियम तथा सीजियम है ना, तत्व कमरे के तापमान पे यानी कि 303 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना, 330 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं केल्विन पे, कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में ले लेते हैं ना, यानी कि जैसे इसका तापमान बढ़ता है 303 केल्विन होता है, ये किस अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। कौन, गैलियम और सीजियम, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रंगहीन होता है और गंधहीन होता है और साथ साथ ही ज्वलनशील होता है। हाइड्रोजन गैस कैसा होता है, तो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और ज्वलनशील होता है। हाइड्रोजन गैस के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस का जो है क्या होता है, सबसे हल्का है ना। हाइड्रोजन गैस जो है आपका सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाता है आपका, हाइड्रोजन, हल्का तत्व। इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज करने का काम किया था आपका हेनरी कैवेडियस है ना, कैवेडियस किया था है ना। नामकरण किसने किया था, तो एटाइन लेवाइजियर है ना, लेवाइजियर इसका नामकरण किया था, किसका, हाइड्रोजन का। तो इसका सबसे हल्का तत्व कौन हो जाता है आपका, हाइड्रोजन हो जाता है। इसका खोज करने का काम किसने किया था, तो हेनरी कैवेडियस किया था। नामकरण किसने किया था, तो एटाइन लेवाइजियर किया था। और जो है सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से पूछी जाती हैं कि विश्व का है ना, विश्व नहीं आपका भविष्य का ईंधन के रूप में किसे जाना जाता है, तो हाइड्रोजन जो है भविष्य के ईंधन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए यहाँ से देख लीजिए। फिर आगे आगे कहता है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड रंगहीन गैस है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड कैसा गैस है, तो रंगहीन गैस है। इसकी गंध कैसी होती है, तो सड़े हुए अंडे जैसी होती है। कैसी गंध होती है इसकी, सड़े हुए अंडे जैसी गंध होती है, किसकी, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की। इतनी बातें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। फिर आगे हम देख लेते हैं, फिर यहाँ पे देख लीजिए पदार्थ है ना, पदार्थ के बारे में है। पदार्थ में कौन आ जाता है, ठोस तत्व, गैस आ जाता है। पदार्थ 2 तरीके के होते हैं, एक शुद्ध और दूसरा हो जाता है मिश्रण है ना।
शुद्ध में क्या है आपका तत्व आ जाता है, यौगिक आ जाता है। तत्व क्या है, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते, है ना। फिर यौगिक की बात करिएगा तो इन्हें नियत संगठन होता है, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक तत्वों को विघटित किया जा सकता है। उदाहरण की अगर तत्व की उदाहरण की हम बात करें तो कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, ये सब किसके उदाहरण है, तत्व के उदाहरण है। अगर यौगिक की हम बात करें तो जल हो गया, मीथेन हो गया, चीनी हो गया, नमक, ये सब किसके उदाहरण है, यौगिक का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे मिश्रण की हम बात करते हैं तो इसमें समांगी आ जाता है, दूसरा विषमांगी आ जाता है। तो समांगी में क्या होता है कि समान संगठन होता है ना, समान मात्रा में मिले रहते हैं। विषमांगी में इसका जो मात्रा अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए बात करें तो जल में चीनी का, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर का, अल्कोहल में जल आदि का जो मिश्रण है किसका है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। वहीं पे हम बालू तथा नमक का मिश्रण है ना, चीनी और नमक का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं। आगे यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, मिश्रण और यौगिक में क्या क्या अंतर है। देखिए मिश्रण में क्या होता है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, है ना, किंतु किसी नए मिश्रण का निर्माण नहीं होता है, नए मिश्रण का निर्माण नहीं होता है। यौगिक में क्या होता है, तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। फिर देख लीजिए हम, जैसे कि हम देख सकते हैं ना कि जैसे कि यहाँ पे आपका H2 हो गया प्लस O हो गया, तो ये दोनों मिलकर क्या है, एक जल का निर्माण कर एक अलग ही टाइप का निर्माण हो जाता है, एक नए यौगिक का निर्माण हो जाता है, एक जल का निर्माण हो गया। जैसे कि आप देखें मिश्रण का संगठन क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है। नए पदार्थ का संगठन सिर्फ अस्थायी होता है, इसमें अस्थायी होता है। फिर देख लीजिए यहाँ पे मिश्रण उनमें उपस्थित घटकों का गुणधर्म को दर्शाता है। मिश्रण क्या होता है, उनमें जो उपस्थित होती है घटक उसके गुणधर्म को दर्शाने का काम करता है। इसमें क्या होता है, नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। इसमें नए पदार्थ के जो गुणधर्म होते हैं, यानी कि जैसे जल का गुणधर्म क्या हो जाता है, बिल्कुल भिन्न हो जाता है। फिर यहाँ पे देख लीजिए चौथा क्या कहता है, घटकों को भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, लेकिन इसके घटक को आपका भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक नहीं किया जा सकता है। इसको वैद्युत रासायनिक विधि लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका पृथक किया जा सकता है। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपने जो इसके चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, दूसरा चैप्टर खत्म होने वाला है ना, उसके लास्ट में दिया हुआ कि आपने क्या सीखा है इस चैप्टर से। तो एक बार आप लोग इसको पढ़ लेंगे, हम ना यहाँ पे छोड़ देते हैं स्किप करके, है ना। आप लोग यहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसे अगर बोलेंगे तो मैं पढ़ दूंगा एक बार, है ना। देखिए मैं पढ़ देता हूँ एक बार। मिश्रण में क्या होता है, एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। तो ये बातें बिल्कुल सही हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों का पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, अब छोटे अवयव को क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। विलयन की साधारण उसकी इकाई आयतन या विलायक के इकाई दरम्यान में उपस्थित विलय की मात्रा है। फिर देखिए वह पदार्थ जो विलायक में घुलनशील तथा आँखों से देखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। यहाँ तक बातें आ गई। देखिए क्लोराइड एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि निश्चलता से देखा नहीं जा सकता है, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश को फैला कर सकने में सक्षम होते हैं। क्लोराइड उद्योगों में दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलय कणों को प्रक्षेपित प्रवस्था कहते हैं। विलय कण जो होते हैं उसके प्रक्षेपित प्रवस्था कहते हैं, जो कम मात्रा में होते हैं। और विलायक जिसमें पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो यहाँ से इन बातों को समझेंगे आप लोग, है ना। फिर देखिए यहाँ पे शुद्ध पदार्थों तत्व या यौगिक हो सकते हैं, है ना। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। यौगिक के गुण उनके निहित हो गए तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों में को दर्शाते हैं। यहाँ से दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाता है और ये तीसरा चैप्टर है आपका परमाणु एवं अणु।